आज हम उस शख्सियत की बात करने वाली हैं जिनके बारे में हम सबको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। नोटों पर छपी तस्वीर, सड़कों के नाम, स्कूलों की किताबें। लेकिन आज हम उस जाने पहचाने गांधी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस कहानी की तह तक जाएंगे कि एक शर्मीला, मतलब एक औसत दर्जे का नौजवान मोहनदास आखिर महात्मा बना कैसे। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो गांधी की जीवनियों, पुरानी अखबारों की रिपोर्टों और सरकारी दस्तावेजों का एक पूरा खजाना है। और ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, वो 21 साल जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गुजारे। बिल्कुल। हमारा मकसद आज यही समझना है कि वो कौन सी घटनाएं थीं, वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने एक वकील को एक क्रांतिकारी में बदल दिया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक विचार के जन्म की कहानी है। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि मोहनदास के महात्मा बनने की कहानी शुरू कहाँ से हुई। तो हमारे सामने गांधी पर ढेरों स्रोत हैं और सबसे पहली और दिलचस्प बात जो निकल कर आती है वो उनके परिवार से जुड़ी है। ऐसा लगता है कि उसूलों पर अड़े रहना तो उनके खून में ही था। उनके दादा उत्तम चंद गांधी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। हाँ, वो पोरबंदर के दीवान थे, मतलब प्रधानमंत्री की तरह। बिल्कुल। और बहुत बहुत स्वाभिमानी थे। अच्छा। एक बार रियासत की लानी से किसी बात पर अनबन हुई और उन्हें दरबार से निकाल दिया गया। वो पास के जूनागढ़ चले गए। जब वो जूनागढ़ के नवाब से मिले तो उन्होंने बाएं हाथ से सलाम किया। बाएं हाथ से? ये तो अपमान माना जाता है। बिल्कुल। जब नवाब ने वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका दाहिना हाथ तो अभी भी पोरबंदर के लिए वफादार है। वाह, मतलब अन्याय के सामने झुकना नहीं, ये उन्हें विरासत में मिला था। सही बात है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये उस परिवार की सोच को दिखाता है जिससे गांधी आते थे। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, जो इंसान आगे चलकर करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाला था, वो स्कूल में कोई जीनियस नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बहन रलियत को तो यही लगता था कि उनका भाई हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। और ये बात बहुत अहम है, रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो एक औसत छात्र थे। अच्छा। हाँ, राजकोट के स्कूल में अंक, गणित, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों में उनके नंबर मतलब साधारण ही थे। इससे तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि महानता हमेशा अकादमिक चमक दमक से नहीं आती। बिल्कुल। उनके अंदर कुछ और था जो शायद उस वक्त तैयार हो रहा था। तो वो पढ़ाई में औसत थे और उनका परिवार भी काफी रूढ़िवादी था। ऐसे में एक औसत छात्र का बैरिस्टर बनने के लिए 7 समंदर पार लंदन जाना, ये तो बहुत बड़ा और अप्रत्याशित कदम लगता है। हाँ, और ये हुआ भी अप्रत्याशित ढंग से ही। यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। लंदन जाने का विचार असल में उनका अपना था ही नहीं। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल थी। तब एक पुराने पारिवारिक मित्र मावजी दवे, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने गांधी की मां पुतलीबाई को एक सलाह दी। क्या सलाह दी? उन्होंने समझाया कि मोहनदास को भावनगर के कॉलेज से बीए करवाने में 4-5 साल लगेंगे और फिर भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। सही बात है। लेकिन अगर वो 3 साल के लिए लंदन जाकर बैरिस्टर बन जाएं, तो वो दीवान की गद्दी संभाल सकते हैं, जैसे उनके पिता और दादा थे। एक तरह से ये करियर शॉर्टकट था। ये तो किस्मत का खेल है। मतलब अगर उनके पिता जिंदा होते तो शायद वो कभी लंदन जा ही नहीं पाते। शायद कभी नहीं। उस जमाने में उनके बनिया समुदाय में समुद्र पार करना, जिसे काला पानी कहते थे, वो धर्म के खिलाफ माना जाता था। अच्छा। उनके पिता शायद उन्हें पढ़ाई छुड़वाकर कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा देते। लेकिन पिता की मृत्यु ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और लंदन वाला जो दौर है वो वाकई कमाल का है। वो वहां एक शर्मीले गुजराती नौजवान की तरह गए थे, लेकिन लौटे तो बिल्कुल बदल चुके थे। सिर्फ कानून की पढ़ाई ने तो उन्हें नहीं बदला होगा। बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तो उनके निजी जीवन में आया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मां को दिए 3 वचन निभाए कि वो मांस, शराब और पराई स्त्री से दूर रहेंगे, और इसी वचन को निभाने के चक्कर में उनकी मुलाकात शाकाहार आंदोलन से हुई। अच्छा। उन्होंने हेनरी साल्ट की किताब पढ़ी और वो सिर्फ मजबूरी में नहीं बल्कि विश्वास से शाकाहारी बन गए। और ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं थी। हमारे स्रोतों में एक जिक्र है कि उन्होंने वहां एक अंग्रेज जोशिया ओल्डफील्ड के साथ कमरा साझा किया था। हाँ, उस जमाने में जाति पाति के हिसाब से ये तो एक बहुत बड़ी, एक साहसी बात रही होगी। बहुत बड़ी। और इसी दौरान उनके चरित्र की दृढ़ता का पहला असली इम्तिहान हुआ। एक अंग्रेज डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि इंग्लैंड की जानलेवा ठंड में जिंदा रहना है
तो बीफ टी यानी गोमांस का सूप पीना ही होगा। मतलब कोई और रास्ता नहीं है? डॉक्टर ने कहा नहीं तो मर जाओगे। सोचकर भी डर लगता है, एक अकेला नौजवान एक अजनबी देश में, और डॉक्टर उससे मौत का डर दिखा रहा है। उन्होंने क्या किया? उनका जवाब सुनने लायक है। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर की इच्छा होगी कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। वाह! शायद ये पहली बार था जब दुनिया ने उनके उसूलों की वो ताकत देखी जो बाद में सत्याग्रह की बुनियाद बनी। ये महज जिद नहीं थी, ये सत्य के प्रति आग्रह था। तो लंदन ने उन्हें दुनिया दिखाई, लेकिन असली भट्टी तो दक्षिण अफ्रीका में तैयार हुई। बिल्कुल। 1893 में वो एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने डर्बन पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर क्या देखा? उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका का समाज उस वक्त 3 हिस्सों में बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ था। कैसे? सबसे ऊपर गोरे यूरोपी शासक, सबसे नीचे अफ्रीकी मूल निवासी और बीच में सैंडविच की तरह फंसे हुए थे भारतीय। और इन भारतीयों की क्या हैसियत थी वहां? दोयम दर्जे की। उन्हें कुली कहकर बुलाया जाता था, चाहे वो अमीर व्यापारी ही क्यों ना हो। मतलब अपमानजनक शब्द था ये। बहुत। गांधी ने बाद में खुद लिखा, और उनके शब्द बहुत चुभने वाले हैं। हमें ट्रैम से बाहर निकाल दिया जाता है, फुटपाथ से धकेल दिया जाता है, होटलों से बाहर रखा जाता है, हम पर थूका जाता है, हमें गालियां दी जाती हैं। बाप रे, वो उस अपमानजनक माहौल में पहुंचे थे। मशहूर किस्सा तो सब जानते हैं, जब उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन वो तो सिर्फ एक केस लड़ने गए थे, तो फिर वो इस पूरे समुदाय की लड़ाई में कैसे उलझ गए? हाँ, ये सवाल तो है। शुरुआत में उनका इरादा बिल्कुल नहीं था। वो तो बस दादा अब्दुल्ला का केस निपटाकर भारत लौटना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि उनका काम सिर्फ अदालत के अंदर नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? वो भारतीयों को पास और परमिट दिलवाने में मदद करने लगे। उनका दफ्तर एक तरह का कम्युनिटी सेंटर बन गया। वो वकील से ज्यादा एक सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो कौन सी घटना थी जिसने एक सामाजिक कार्यकर्ता को एक राजनीतिक नेता में तब्दील कर दिया? वो मुद्दा था वोट देने के हक का, मताधिकार का। अच्छा। नेटाल की गोरी सरकार एक ऐसा कानून लाने वाली थी जो लगभग सभी भारतीयों से वोट देने का अधिकार छीन लेता। ये सिर्फ एक राजनीतिक अधिकार का हनन नहीं था। हाँ। ये पूरे भारतीय समुदाय के आत्मसम्मान पर एक तमाचा था। मतलब कि आप इस देश में रहते हैं, मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन आप हैं कुछ नहीं। बिल्कुल। और गांधी ने इसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। और यहीं से उस गांधी का जन्म हुआ जिसे हम जानते हैं। हाँ, उन्होंने बैठकें बुलाईं, भाषण दिए और हजारों लोगों के दस्तखत वाली याचिकाएं तैयार कीं। इसी संघर्ष के बीच नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और एक शर्मीला वकील रातों रात एक सार्वजनिक हस्ती बन गया। दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि उस समय के गोरे अखबारों ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने गांधी की स्पष्ट शैली और उल्लेखनीय संयम की प्रशंसा की। लेकिन तारीफ के साथ साथ चेतावनी भी दी होगी। बिल्कुल। उन्होंने साथ में यह भी साफ कर दिया कि तारीफ अपनी जगह है, पर हम किसी भी सूरत में गैर गोरों का शासन स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात ने गांधी को एक कड़वा सच सिखा दिया होगा। हाँ, कि ये लड़ाई लंबी और गहरी होने वाली है। सिर्फ तर्क और याचिकाओं से बात नहीं बनेगी। तो सालों तक चिट्ठियां लिखने और याचिकाएं देने के बाद उन्हें एहसास हुआ होगा कि सिर्फ प्लीज सर कहने से काम नहीं चलेगा। असली टकराव कब और कैसे शुरू हुआ? असली मोड़ आया 1906 में। ट्रांसवाल की सरकार एक नया बेहद अपमानजनक कानून लेकर आई, एशियाई अधिनियम। इस कानून में ऐसा क्या था? इसके तहत 8 साल से ज्यादा उम्र के हर भारतीय को, मर्द, औरत, बच्चा, सबको सरकारी दफ्तर जाकर अपनी 10 उंगलियों के निशान देकर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी था। हर किसी को? हर किसी को। और ये सर्टिफिकेट उन्हें हर वक्त अपने साथ रखना पड़ता था। अगर पुलिस वाला मांगे और आपके पास न हो तो आपको देश से निकाला जा सकता था। ये तो अपराधियों जैसा बर्ताव हुआ। बिल्कुल। ये आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। समुदाय में गुस्सा उबल रहा था और इसी गुस्से को गांधी ने एक दिशा दी। उन्होंने क्या किया? सितंबर 1906 में जोहानिसबर्ग के एम्पायर थिएटर में हजारों भारतीयों की एक विशाल सभा हुई। उस सभा में क्या हुआ? वो एक ऐतिहासिक पल था, है ना? वो सत्याग्रह के जन्म का पल था। उस खचाखच भरे थिएटर में अमीर व्यापारियों से लेकर आम मजदूरों तक सब ने एक साथ खड़े होकर शपथ ली। क्या शपथ ली? उन्होंने कसम खाई कि वो इस काले कानून के सामने नहीं झुकेंगे, भले ही उनकी सारी जायदाद जब्त हो जाए, भले ही उन्हें जेल में डाल दिया जाए। और यहीं से सत्याग्रह शब्द का जन्म हुआ। हाँ,
गांधी ने इसे पैसिव रेजिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय है, ये सत्य के लिए आग्रह है, सत्य की शक्ति है। और फिर आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, भारतीयों और चीनियों ने मिलकर रजिस्ट्रेशन का बहिष्कार किया। दुकानें बंद हो गईं, व्यापारी अपना घर-बार छोड़ने को तैयार हो गए और गांधी को जिंदगी में पहली बार जेल हुई। इस लड़ाई में वो अकेले तो नहीं रहे होंगे, उनके साथ कौन-कौन लोग थे? क्योंकि एक नेता अकेले कुछ नहीं कर सकता। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने सबको साथ जोड़ा। उनके साथ एएम काछालिया जैसे अमीर मुस्लिम व्यापारी थे, जो आंदोलन के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बने। थम्बी नायडू जैसे तमिल नेता थे, जो बार-बार जेल गए लेकिन झुके नहीं। और कुछ गैर भारतीय भी तो थे, सही है ना? हाँ, और ये उनकी सोच की विशालता को दिखाता है। हेनरी पोलक नाम के एक अंग्रेज यहूदी पत्रकार उनके सबसे करीबी दोस्तों में से थे। अच्छा। और हरमन कारेनबाग, जो एक जर्मन यहूदी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने तो अपना पूरा फार्म, जिसे बाद में टॉल्स्टॉय फार्म कहा गया, सत्याग्रहियों और उनके परिवारों के रहने के लिए दे दिया। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक समाज बनाने का एक प्रयोग भी था। बिल्कुल। और इसी दौर में उनके निजी जीवन में भी बहुत बड़े फैसले लिए गए। उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और फीनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म जैसे आश्रमों की स्थापना की। इन आश्रमों का आंदोलन में क्या रोल था? ये आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये सत्याग्रह के विचारों की प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला? कैसे? यहाँ पर अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहते थे, अपना खाना खुद उगाते थे, अपने कपड़े खुद बनाते थे और सादा जीवन जीते थे। गांधी का मानना था कि जो इंसान आत्मनिर्भर नहीं है, वो सच्ची आजादी के लिए नहीं लड़ सकता। मतलब यहीं पर उन्होंने सामुदायिक जीवन, शारीरिक श्रम और नैतिक अनुशासन के सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारा। बिल्कुल। तो 1915 में जब गांधी 21 साल बाद भारत लौटे, तो वो मोहनदास नहीं थे जो यहाँ से गए थे। नहीं, अब वो एक वकील नहीं बल्कि एक मंझे हुए नेता थे, जिनके पास एक पूरी तरह से परखावा हथियार था, सत्याग्रह। बिल्कुल। वो एक सफल अहिंसक आंदोलन चला चुके थे, एक बहुधार्मिक गठबंधन बना चुके थे और निजी जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला चुके थे। लेकिन भारत में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती? वो तो एक हीरो की तरह लौटे होंगे। हीरो की तरह ही लौटे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था, पैमाने का, स्केल का। मतलब? दक्षिण अफ्रीका में वो लगभग 1.5 लाख भारतीयों की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत में 30 करोड़ लोग थे। दक्षिण अफ्रीका एक ट्रेलर था, भारत पूरी फिल्म थी। और सवाल ये था कि क्या दक्षिण अफ्रीका में कामयाब हुआ तरीका इतने बड़े और विविध देश में काम करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल था। और उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। भारत में उनका पहला बड़ा सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ। वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही तरीका अपनाया जो दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उनका शोषण करते थे। गांधी वहां पहुंचे और क्या किया उन्होंने? उन्होंने कोई भाषणबाजी नहीं की। सबसे पहले उन्होंने हजारों किसानों से बात की, उनके बयान दर्ज किए, तथ्य इकट्ठे किए। उन्होंने मामले की गहराई से जांच की। यानी पहले पूरा होमवर्क किया। बिल्कुल। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका वाली प्लेबुक का ही इस्तेमाल किया। पहले जांच, फिर तथ्य और फिर उन तथ्यों के आधार पर अधिकारियों को चुनौती। और उसका नतीजा क्या निकला? जब सरकार ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं कानून नहीं तोड़ रहा, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा हूं। सरकार को झुकना पड़ा। ये भारत की जमीन पर सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। बिल्कुल। और ये सिलसिला फिर रुका नहीं। चंपारण के बाद खेड़ा के किसान, अहमदाबाद के मिल मजदूर, हर जगह उन्होंने उसी तकनीक को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला। हाँ, उन्होंने दिखा दिया कि सत्याग्रह सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए नहीं है, ये भारत के किसानों, मजदूरों और हर उस इंसान के लिए एक हथियार है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। उन्होंने भारत को संघर्ष का एक नया अहिंसक तरीका सिखाया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये साफ है कि दक्षिण अफ्रीका के उन 2 दशकों ने ही मोहनदास को वो नींव दी जिस पर महात्मा गांधी की पूरी इमारत खड़ी हुई। वहां की जमीन ने ही मोहनदास को महात्मा बनाया। आप इसे एक भट्टी कह सकते हैं, जहां एक साधारण इंसान तप कर एक असाधारण नेता बना। उन्होंने वहां सिर्फ नस्लीय भेदभाव का सामना नहीं किया, बल्कि उससे लड़ने के लिए एक ऐसा हथियार बनाया जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। ये सोचना भी अजीब लगता है कि अगर दागा अब्दुल्ला का वो केस न होता और गांधी कभी दक्षिण अफ्रीका नहीं गए होते तो क्या होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कोई और शायद हिंसक रास्ता अपनाता?
क्या दुनिया को अहिंसक प्रतिरोध की ये ताकत कभी पता चलती? शायद दक्षिण अफ्रीका ने भारत को गांधी दिया और गांधी ने भारत के जरिए दुनिया को आजादी का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान की यात्रा, एक अनपेक्षित मोड़ पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है।